सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। क्यूरेटिव पिटीशन में सारी बातें अभी मैं आऊंगा उस पर। क्यूरेटिव पिटीशन चूंकि फ्रेश होता है, संवैधानिक पीठ होती है, नए सिरे से इसमें सुनवाई होती है, वो हम एक मजबूत क्यूरेटिव पिटीशन तैयार कर रहे हैं। उसमें एक सेटल्ड बाय लेटर होता है जो बड़े वकील लिखते हैं, और एक सर्टिफिकेशन होता है जो बड़े काउंसिल देते हैं, और उसमें ये देखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस में और फंडामेंटल राइट्स के रेफरेंस में आपके कॉन्फ़िगरेशन बेसिस पर किसी भी चीज़ अगर मिस आउट हुई है रिव्यू में, तो उसको हम वहाँ पर पॉइंट आउट फिगर आउट करते हैं। उस आधार पे आपकी क्यूरेटिव पिटीशन वहाँ पर अपील आपकी स्वीकार की जाती है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी के साथ, थोड़ा उसको वेल एडिक्वेटली उसकी ड्राफ्टिंग होती है, एक्सपर्टाइजेशन होता है, उसके फिर प्रूफ रीडिंग होती है, उसमें एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसके बाद ही वो हम सबमिट करते हैं। क्योंकि आप अच्छे जानते हैं कि लीगल टीम पूरे 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की एक ऐसी टीम है जो 25 लाख शिक्षकों की टेट अनिवार्यता की संघर्ष को, इस लड़ाई को लड़ रही है। इसलिए इसमें गंभीरता, संवेदनशीलता, इसमें एकाग्रता, इसमें सक्रियता, इसमें सामर्थ्य, इसमें विश्वास, इसमें समर्पण का रखना बहुत ज़रूरी है, और हम उस पर लगे हुए हैं। और क्यूरेटिव पिटीशन इसलिए भी मजबूत है कि अभी हाल फिलहाल में जो आरटीआई का जवाब आया है, सरकार खुद इसके घेरे में रहेगी, क्योंकि हम अपील इस आधार पर करेंगे कि सरकार किस तरीके से दो बातें कर सकती है। क्योंकि जो आरटीआई का जवाब होता है उसको लेजिटिमेट, लीगल ग्राउंडेड और ऑफिशियल माना जाता है, और किसी भी केस में कोर्ट के इमिटेशन में, कोर्ट के इंटरटेनमेंट अगर हम कोर्ट्स का करते हैं, किसी तरीके से हमारा जो इंटरटेनमेंट होता है किसी मैटर पे, तो कोर्ट उस मसले को ऑफिशियल मानती है, आरटीआई के जवाब को ऑफिशियल मानती है। और उसमें साफ साफ लिखा है, दो बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपकी क्यूरेटिव क्यों मजबूत रहेगी, दो बिंदुओं पर मैं आऊंगा। उस आरटीआई के जवाब में जो सरकार के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी महोदय ने दिया है, एमएचआरडी के, वो एक बहुत ऑफिशियल, जो हम लोग बात कहते थे कि एनसीटी की तरफ से हलफनामा आ जाए हमारे विषय पर और ये क्लियर हो जाए कि किसके लिए है, तो वो आरटीआई, यही अगर आरटीआई का जवाब 26 मई के पहले आ गया होता तो आज हम आप बिल्कुल मुक्त हो चुके होते। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, सारी चीजें क्लियर आउट हो गई। क्योंकि दत्ता साहब बार बार उसी पे आ रहे थे कि एवरी टीचर किसको कहा जा रहा है। वहां पर वकील साहब, अभी कल एक यूट्यूबर महोदय ने कहा कि वकील साहब नहीं बोल पाए, मैं उनको बताना चाहूंगा वकील साहब सब बोल रहे थे, लेकिन जहां पर जवाबदेही केंद्र सरकार की थी, जहां पर उनकी मिस लीडेड ड्राफ्टिंग ने सारा संशय क्रिएट किया कोर्ट रूम में, उसको क्लियर करने की, क्लैरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की थी। वहां पर एवरी टीचर जो पॉइंट आउट हुआ है उसमें यही आरटीआई के जवाब केंद्र सरकार एफिडेविशन अपने एनसीटी के काउंसिल से करा देती कि सर दिस एवरी टीचर इज एक्चुअली रेफरेंस टू द टीचर हु हैज बीन अपॉइंटेड आफ्टर 2011. दे हैव बीन रिलैक्स्ड बाय गिविंग द 5 year more time to comply with the statutory requirement as the TET qualification, and afterwards 4 more years has also been relaxed for them to qualify. This is not anyhow mentioning to the teacher who has been appointed prior to the date of 2011. ये कहने के लिए वहां पर एनसीटी के काउंसिल की जरूरत थी। तब जज साहब, वो एवरी टीचर, जो बहुत लोगों ने कहा वहां पर, वो कल यूट्यूब महोदय जो है उन्होंने कहा कि इतने वकील थे, उसमें आपस में काफी अंतर था, ऐसा नहीं था। सब लोग उसी चीज के लड़ रहे थे, अपना अपना तर्क रख रहे थे, लेकिन वहां पर जो अकाउंटेबिलिटी थी स्टेट गवर्नमेंट की, उस क्लैरिफिकेशन एवरी टीचर को लेके 23/2 के परंतु 2 को वो सब्सेक्शन नहीं था, वो 23/2 23 को पूरी तरीके से एडहेरेंस कर रहा था। उसमें ये मसला था कि वो उन टीचरों के लिए है जो 2011 के बाद अपॉइंट हुए हैं, तो उसको कहने के लिए जो लाइबल बॉडी है, जो अकाउंटेबल बॉडी है, वो केंद्र सरकार के एनसीटी है, उसके काउंसिल्स को कहना था ना। वो तो वहां खड़े थे, वो तो कोर्ट रूम में थे, वो तो सलमान खुर्शीद साहब के बगल में थे, मैं पीछे बैठा हुआ था कोर्ट में, मेरे साथ एमएलसी साहब थे, देवेंद्र प्रताप सिंह जी थे, हम लोग बैठे थे कोर्ट में, बगल में ही थे, लेकिन उनसे नहीं पूछा गया। ठीक है, दो घंटे में सारी प्रक्रियाएं हो गई, लेकिन अकाउंटेबल वो थे, वो एवरी टीचर का क्लैरिफिकेशन एनसीटी के काउंसिल को देना था, इसलिए सारी समस्या हुई। वो हमारे वकील को नहीं देना था। जो लाइबल पार्टीज होती है, इसमें 3 रिस्पोंडेंट हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 रिस्पोंडेंट है इसमें, इस केस में एक यूनियन ऑफ इंडिया, एक हमारी एनसीटी, और एक जो स्टेट है जो प्रभावित हुए हैं वो। तो रिस्पोंडेंट को जवाब देना था, रिस्पोंडेंट ने कहां जवाब दिया? जो अकाउंटेबल रिस्पेंट, सजल देव केस में भी बता दो, सजल देव केस की नई डेट लग गई है,
18 अगस्त को आज 2 से 3 घंटे उसमें जो है कि सुनवाई एक पक्ष की हुई है और उसकी अगली तारीख जो है 18 अगस्त को 12 बजे मिला हुआ है। और उस पर मैं बता दूं जो भी अपडेट होगा आगे बताया जाएगा। फिलहाल अभी जो टेट मैंडेशन का है वो दत्ता साहब इसमें तो नहीं करेंगे क्योंकि रिव्यू का ऑर्डर है, वो आगे क्यूरेटिव में होगा। अभी इसमें कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है क्योंकि ये मामला रेगुलराइजेशन का है। अब देखते हैं कोर्ट वैसे भी क्या फैसला देती है, इसका पहले से हम कोई भी प्रिजम्पशन एजम्पशन नहीं कर सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल का ये है कि 18 अगस्त को वो टल गए, तो वहाँ पर स्टैंडिंग काउंसिल एनसीटी उनको देना था। तो हम आरटीआई के उस जवाब को सिर्फ 2 बिंदुओं पर बात करेंगे, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिर्फ 2 बिंदुओं पर जो हम बार बार कह रहे थे आपको कि बहुत उन्मुक्त होकर कह रहे थे, बहुत फ्लरिश होकर कह रहे थे कि अगर ओपन कोर्ट हो जाएगा हम जीत जाएंगे, इसीलिए कह रहे थे क्योंकि हम इसके से बहुत डीपली इन्वॉल्व है, बहुत इसकी क्रोनोलॉजी समझे हैं। इसमें सारी जो जितने पेपर से हमने देखे हैं इसमें बहुत सारा ओपन एंड शट मैटर था। लेकिन अकाउंटेबल केंद्र सरकार को आना था, उसको सिर्फ एक लाइन कहना था, अपने शिक्षकों के लिए कहना था, लेकिन वो नहीं की। उसमें जो अभी आरटीआई जवाब है उसमें 2 चीज़ें, एक तो उन्होंने ये कहा है, पहले तो आप 3 बिंदुओं को समझिए। 2009 में आरटी एक्ट संसद में पास हुआ, 1 अप्रैल 2010 को वो पूरे देश में लागू हुआ। 23 अगस्त 2010 के एनसीटी के 23(1) में वो सेवा शर्तों में शामिल किया गया, 23 अगस्त 2010। और ऑपरेशनल डेट उसकी है 29 जुलाई 2011, ऑपरेशनल या फंक्शनल डेट जिसको कहते हैं। इन चारों चीज़ों में अंतर रखिए। 2009 अक्टूबर में ये पास हुआ निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम। 1 अप्रैल 2010 में क्या हुआ, संसद में इसको पूरे देश में लागू कराया गया। 23 अगस्त 2010 जो भारत सरकार की एक बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, उसके द्वारा 23(1) में आगे आने वाली भर्तियों में टेट को एक अनिवार्य सेवा शर्त में शामिल किया गया। और चौथा 29 जुलाई 2011 के बाद इसके आफ्टरवर्ड्स इसको एक ऑपरेशनल और फंक्शनल रूप से संबंधित आगामी परीक्षाओं में सेवा शर्तों में अनिवार्य योग्यता के रूप में जोड़ा गया। अब पहला मसला ये आता है कि सरकार ने ये जवाब दिया है कि 29 जुलाई 2011 के पहले, वो 23 अगस्त 2010 भले लिखे हैं लेकिन ऑपरेशनल देखेंगे, उसके पहले जो भी नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए टेट का कोई प्रावधान नहीं। और हमारे आरटी एक्ट में, वास्तव में हमारे आरटी एक्ट में तो टेट लिखा ही नहीं है, टेट मेंशन ही नहीं है। जो हम बार बार कहते हैं संसद से अमेंडमेंट हो जाए, संसद से बदलाव हो जाए, तो वास्तव में 21A में टेट का उल्लेख ही नहीं है, तो कहां से अमेंडमेंट होगा, किस बात का अमेंडमेंट होगा जब वहां पर वो क्लॉज है ही नहीं है। अब दूसरी बात आती है, इसको क्रिस्टल क्लियर समझिएगा। जब 21A जब केंद्र सरकार ये कह रही है कि 21A में वास्तव में टेट का तो कोई मेंशनिंग ही नहीं है, टेट है ही नहीं आरटी एक्ट में, है कहाँ है? वो जो भारत सरकार की भर्तियों की नियामक संस्था है, रेगुलेटरी बॉडी एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो एक निकाय की तरह काम करती है, भर्तियों के नियमन, अर्हता, सेवा शर्तों का नियमन करती है, अध्यारोपण करती है और सुनिश्चितता प्रदान करती है। उसने अपने 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में, ध्यान दीजिएगा, अधिसूचना में यह कहा कि अब आज के बाद 23(1) के पैरा में टीटी एक अनिवार्य शर्त होगी भर्तियों के लिए। ठीक है, उसके बाद सरकार आरटीआई में दूसरा जवाब क्या कहती है कि टेट को लेके भारत सरकार द्वारा कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, संशोधन का मतलब वो 2017, जो हमारा बार बार ध्यान होता है, अगर 17 में संशोधन किया गया तो बताया क्यों नहीं गया? क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि वो संशोधन टेट के लिए नहीं था, वो उनके लिए था जो 2011 के बाद। उन्होंने यही कहा कि वो टेट को लेकर संशोधन नहीं था, वो सिर्फ इसलिए था 2011 के बाद जो शिक्षक भर्ती हुए हैं राज्यों द्वारा, जिनको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी, उनको 5 साल और अतिरिक्त समय दिया गया कि आप टेट की क्वालिफिकेशन पूरी कर लीजिए, तो उसके बाद 4 साल और दिया गया। ये उनके लिए नहीं है 2011 के पहले। तो वास्तव में 2017 का अमेंडमेंट 2011 के पहले भर्ती हुए शिक्षकों के लिए था ही नहीं, इसीलिए एग्जीक्यूटिव बॉडी द्वारा आपको नोटिफाई नहीं कराया गया। तो आरटीआई की ये दोनों जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा विलंब से आए, ये अगर उस समय रिव्यू में आ गए होते तो बहुत स्ट्रांग पॉइंट हमारा बनता और हम तत्काल प्रभाव से इस आदेश से एग्जेम्प्टेड हो सकते थे, लेकिन हो नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली। इसको हम पूरी तरीके से, ये केंद्र सरकार जिम्मेदार है। तो क्यूरिटी के दो पॉइंट आरटीआई के, पहला तो हमारे लिए प्रावधानी 2000 के पहले नहीं है, दूसरा बात
कोई भी इस तरह का संशोधन नहीं किया गया उनके लिए 2011 के पहले शिक्षकों की टेट अनिवार्यता को लेकर। वो 2017 का 23/2 का, परंतु 2 का संशोधन वास्तव में उन शिक्षकों के लिए था 2011 के बाद भर्ती हुए हैं उनके लिए। तो ये बहुत इट विल प्ले ए वेरी डोमिनेंट रोल, वेरी की रोल। दिस RTI रिस्पोंडेंट बाय द रिस्पेक्टिव MHRD डिपार्टमेंट वुड प्ले ए वेरी की रोल इन आवर क्यूरेटिव पिटिशन। तो कहने का मतलब है क्यूरेटिव आपकी मजबूत होगी, इसीलिए हम समय ले रहे हैं और बहुत जल्द उसकी ड्राफ्टिंग, फाइनल ड्राफ्टिंग करके उसको हम फाइल करेंगे। अब तीसरा बिंदु आता है कि क्या क्यूरेटिव सफिशिएंट है, क्या इतना बड़ा नीतिगत विरोध जो हमको करना चाहिए क्या वो हम कर पा रहे हैं। ठीक है, हम विधिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्या सरकार के इस तरीके के अव्यवहारिक आदेश के खिलाफ आप अपनी ताकत पहले पहचानिए। 10,000 20,000 की संख्या में लोग सरकार को प्रभावित कर दे रहे हैं, सरकार को गलत और सही के बारे में बता दे रहे हैं। आप 25 लाख लोग हैं, कहने पे भी ये संख्या लगती है कि बहुत बड़ी संख्या है।